एवरीवन टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 24 मई के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए, जिससे आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और चाहे आप यूपीएससी का प्रीलिम्स लिख रहे हैं या यूपीपीसीएस लिख रहे हैं या कोई भी मेंस एग्जाम लिख रहे हैं जो आगे आने वाले हैं उत्तराखंड में, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एडवोकेट जनरल के एग्जाम्स के लिए, एडवोकेट जनरल आरओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, तो एडवोकेट जनरल का जो मेंस का पेपर होगा सितंबर में 9 सितंबर को, तो उसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए बैच चलने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी विलिंग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एडवोकेट जनरल का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और वो चाहते हैं कि वो मेंस की प्रिपरेशन करें, तो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए 24 मई करंट अफेयर्स पढ़ते हैं गाइज। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है GS1 से, न्यूज़ आ रही है माइग्रेशन की। तो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम विद इन, तो एक डेटा आ रहा है कि 59 मिलियन पर्सनस ऐसे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल ऐसे हैं जिनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड कहा गया है वर्ल्ड वाइड इन 2021। इंटरनली डिस्प्लेस्ड का मतलब ये हुआ कि उनको अपनी जगह से, जहाँ पे वो रह रहे थे, वहाँ से उनको इंटरनली क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है इन 2021 में, अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट रिपोर्ट बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर एंड द नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल। तो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने ये रिपोर्ट दी है। ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर इंटरनल डिस्प्लेस पीपल इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्रोकन अगेंस्ट दिस ईयर एमिड मास डिस्प्लेसमेंट इनसाइड वॉर और यूक्रेन। अब देखिए, यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के बहुत सारे लोग माइग्रेट करके यूक्रेन को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है लोगों का। 38 मिलियन न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स पाए गए हैं 2021 में। तो दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि आपसी जो लड़ाई हो रही है, कोल्ड वॉर हो रहा है किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं डिस्प्लेस कर रहे हैं एक जगह से फोर्सिबली, यानी कि मजबूरन उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है अपने घर को छोड़कर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है GS2 की। अगर हम न्यूज़ देखें, सबसे पहले न्यूज़ आ रही है असम का जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का जो इशू है, असम NRC का जो इशू है, उसके ऊपर की न्यूज़ आ रही है। एक मेंबर है, अ मेंबर ऑफ वन ऑफ असम्स फंक्शनल 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। तो पहली बात तो ये कि असम में अब तक 100 फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं जिनमें केसेस चलते हैं, जहाँ पे अपना एक कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकता है कि वो इंडियन है या वो फॉरेनर है। हैड ऑन May 10 रिटर्न टू हितेश देव शर्मा द स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ द NRC। जो हितेश देव शर्मा जो हैं, ये भी असम के NRC के कोऑर्डिनेटर हैं। आस्किंग हिम टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द लॉफुल फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। तो उनको कहा जा रहा है कि जो लॉफुल फंक्शनिंग हो रही है ट्रिब्यूनल्स की, जो ट्रिब्यूनल्स तरीके से काम कर रहा है, आप इसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करें। दिस लेटर वॉज इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर शर्माज April 18 लेटर टू ऑल द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स मेंबर्स नॉट टू ट्रीट द NRC एज फाइनल। मिस्टर शर्मा ने ये कहा है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को कि जो NRC लिस्ट 2020-2019 में आई थी, जिसमें 19 लाख लोगों को बताया गया था कि ये इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, तो कहा जा रहा है कि वो NRC लिस्ट को फाइनल ना समझा जाए वाइल जजिंग द नेशनैलिटी ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी अ नॉन सिटीजन। कि जब भी हम किसी पर्सन की नेशनैलिटी को सस्पेक्ट करें कि ये सिटीजन है या नहीं है, तो वो जो NRC लिस्ट आई है जिसमें 19 लाख लोगों के नाम आए थे, उसको फाइनल नहीं माना जाना चाहिए और उसके अंदर और भी संशोधन किया जा सकता है। तो बात ये आती है कि NRC क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ था। तो NRC वाज बोर्न आउट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट सेंसस इन 1951। तो जब 1951 में आज़ाद भारत में पहली बार सेंसस हुआ 1951 में, तब जाकर NRC का जो इशू है वो उठा। ऑल स्टेट्स वर मैंडेटेड टू कंपाइल NRC। सभी स्टेट्स को कहा गया कि आप NRC को कंपाइल करें, लेकिन ये सभी स्टेट्स में ना होकर सिर्फ और सिर्फ असम में हुआ। द इंटेंशन बिहाइंड सच एन एक्सरसाइज इन असम वॉज टू प्रिपेयर अ विलेज बेस्ड इन्वेंट्री ऑफ रेसिडेंट्स। की एक विलेज बेस्ड पे इन्वेंट्री बन जाएगी रेसिडेंट्स की, कि हर स्टेट में किस विलेज में कौन कौन से लोग हैं, सभी का नाम उसके अंदर आ जाएंगे। The fear of the indigenous people of being outnumbered by illegal immigrants during and after the 1974 Bangladesh war led to the Assam agitation from 1979 to 1985। तो इंडिजिनस पीपल का, यानी कि जो देसी लोग थे असम के, उनको ये भय था, क्योंकि जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में, उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो थे वो माइग्रेट करके असम के अंदर आ गए थे बांग्लादेश से पार करने के बाद।
तो असम के लोगों को ये लग रहा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके वजह से वे आउटनंबर हो जाएंगे, यानी कि वो कम रह जाएंगी संख्या में वहाँ पे और इलीगल इमिग्रेंट्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो 1979 से लेकर 1985 तक असम में बहुत ज़्यादा इशू चलता रहा, बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। लेकिन 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उस दौरान असम अकॉर्ड साइन किया 1985 में। द डिमांड फॉर अपडेटिंग द 1951 एनआरसी टू इजेक्ट फॉरेनर्स फ्रॉम असम वाज रेज्ड ड्यूरिंग द एजिटेशन। तो उस टाइम पे जब एजिटेशन हो रहा था तो उस टाइम पे ये डिमांड उठी कि जो 1951 का एनआरसी है उसको अपडेट किया जाना चाहिए असम में, और ये देखा जाना चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बाद में असम में आए हैं और वो फॉरेनर्स हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। द एजिटेशन एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द असम अकॉर्ड। तो 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ, उसके बाद ये एजिटेशन बंद हुआ। अकॉर्ड ने प्रेस्क्राइब किया कि 24 मार्च 1971 की जो डेट थी, जिस दिन बांग्लादेश वॉर माना जाता है कि ये ईद था बांग्लादेश वॉर का, एज द कट ऑफ डेट फॉर डिटेक्टिंग। तो 24 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट मानी गई है इस एनआरसी की जो हाल फिलहाल चल रहा है। दिस डेट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन दी एनआरसी। ये डेट को इनकॉर्पोरेट किया गया एनआरसी में, दैट बिगेन इन 2014। तो 2014 में ये एनआरसी का इशू वापस स्टार्ट हुआ जब इसको सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये एनआरसी शुरू हुआ। पीपल लिस्टेड इन द 1951 एनआरसी एंड देयर डिसेंडेंट्स हैड अ कंपैरेटिवली स्मूथ इंक्लूजन। जो 1951 एनआरसी में पीपल लिस्ट हुए थे, जिनका नाम हुआ था, और उनके डिसेंडेंट्स जो हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द कंप्लीट एनआरसी ड्राफ्ट पब्लिश ऑन अगस्त 31, 2019। तो 2019 का जो अगस्त 31 की जो डेट थी उसमें एनआरसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस दिन रिलीज़ हुई थी। इस ड्राफ्ट में 19 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, या ये कहा गया था कि ये 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी। ये जो पर्सन्स हैं ये इंडियन पर्सन्स नहीं हैं। तो 2021 में मिस्टर शर्मा ने एक एफिडेविट सबमिट किया गुवाहाटी हाई कोर्ट में, रेफरिंग टू द अगस्त 29 एनआरसी एज अ सप्लीमेंट्री लिस्ट, कि एक सप्लीमेंट्री लिस्ट है। तो बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एनआरसी कब आया, 1951 सेंसस के हिसाब से आया। उसके बाद एनआरसी का रोल क्या है आपको ये पता होना चाहिए। और एनआरसी सिर्फ और सिर्फ अभी असम में चल रहा है, और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है भारत का जिसमें एनआरसी चल रहा है। तो एक फॉरेन ट्रिब्यूनल का जो मेंबर है, चूजिंग टू बी एनोनिमस, उसने कहा है कि रेलेवेंट क्लॉजेज ऑफ द सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003 वाज फाइनल। नेक्स्ट आता है कि एनआरसी का स्टेटस क्या है इस टाइम पे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट कोऑर्डिनेटर ओनली द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस होगा उसके पास ही अथॉरिटी है कि वो पब्लिश कर सके फाइनल एनआरसी को। बट द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स मेंबर्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट केसेस ऑफ पीपल डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द एनआरसी हैव बीन पासिंग जजमेंट बाय व्यूइंग द एनआरसी एज फाइनल। तो उनका कहना ये है कि जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स हैं वो अभी भी एनआरसी को फाइनल मान के चल रहे हैं। और इनसे पहले जो हाजिला हुआ करते थे कि जो हाजिला का जो स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग है। इस टाइम के जो एनआरसी कोऑर्डिनेटर हैं देव शर्मा, जो असम के हैं, उससे पहले हाजिला हुआ करते थे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर, तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो मिसलीडिंग है। ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, आप इसको छोड़ सकते हैं। मेनली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स हैं वो एनआरसी को अभी फाइनल मान के चल रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना ये है कि एनआरसी अभी फाइनल नहीं हुई है, यानी कि इस एनआरसी में अभी और भी अपडेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एनआरसी ऑफिशियल्स ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जो अपडेटिंग एक्सरसाइज है स्टिल हैज़ सम स्टेजेस टू गो, और जो नेक्स्ट स्टेज है इज़ द इशूएंस ऑफ अ रिजेक्शन। जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि एक रिजेक्शन स्लिप दी जा रही है 19 लाख लोगों को कि आप क्योंकि ड्राफ्ट एनआरसी के अंदर नहीं आए हैं तो आपको रिजेक्शन लिस्ट मिल रही है, अब आप अपनी जो सिटीजनशिप है उसको प्रूव करें। आफ्टर रिसीविंग सच अ स्लिप विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई ही और शी हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ द एनआरसी, अ पर्सन शुड हैव टू अप्रोच द फॉरेन ट्रिब्यूनल कंसर्न विद इन 120 डेज़। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब किसी पर्सन को रिजेक्शन स्लिप मिल जाती है इस रीज़न के साथ, बताने के साथ कि उसको रिजेक्ट क्यों किया गया है, उसके पास 120 दिन का समय होता है उसके बाद कि वो अपने आप को इंक्लूड करवा सके और अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सके अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स वुड देन एडजस्ट द पर्सन एज अ सिटीजन और फॉरेनर। उसके बाद जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो उस पर्सन को एडजस्ट करती है कि क्या वो भारत का नागरिक है या फॉरेनर है, और उसका नाम एनआरसी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए या बाहर ही रखना चाहिए। असम गवर्नमेंट का क्या कहना है एनआरसी पे अगर हम देखें तो बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट हैज़ स्टक टू इट्स स्टैंड दैट द एनआरसी वाज एरनेस। तो बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट का कहना यह है कि एनआरसी में कुछ कमी है। उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 20% जो नाम है डिस्ट्रिक्ट्स के जो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं, और 10% जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत है। यानी गवर्नमेंट का ये कहना है असम गवर्नमेंट का कि एनआरसी लिस्ट जो निकाली गई थी उसमें और भी लोगों के नाम आ सकते हैं, इसलिए
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो एनआरसी लिस्ट बनाई गई है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की एनआरसी लिस्ट को वापस से रीवेरीफाई करे जाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द लिस्ट एज फाइनल। द गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को फाइनल नहीं माना है और उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जिससे कि करेक्टेड एनआरसी को वापस से पब्लिश करवाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि लोकपाल टू गेट अ न्यू ऑफिस एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। तो लोकपाल जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक संस्था बनाई गई थी सरकार द्वारा, लोकपाल एक्ट आया 2013 में, उसके बाद लोकपाल को अपॉइंट किया गया। पहले जो लोकपाल थे वो पिनाकी चंद्र घोष को अपॉइंट किया गया, तो उनके बाद अब नया उनका जो ऑफिस बनाया गया है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है दिल्ली में। तो 19 मार्च 2019 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को अपॉइंट किया गया, भारत का पहला लोकपाल, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अपॉइंटमेंट इटसेल्फ वाज मेड 5 years आफ्टर द लोकपाल एक्ट वाज पास। तो 2013 में लोकपाल एक्ट पास किया गया और उसके 5 साल बाद 2019 में जाए हम कर्म, तब जाकर लोकपाल को अपॉइंट किया गया टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। यहाँ इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है लोकपाल की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन। देखिए लोकपाल जो है सभी के एलिगेशंस पे, अगर करप्शन का एलिगेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है तो उस पर जांच कर सकते हैं। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो यूनियन गवर्नमेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ऑफिशियल्स हो यूनियन गवर्नमेंट के, चाहे वो ABCD किसी भी कैटेगरी का या किसी भी रैंक का जो भी एक पब्लिक सर्वेंट होगा, यानी कि जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब होगी, सभी के ऊपर जो लोकपाल है वो जांच बिठा सकता है। द बॉडी ऑल्सो कवर्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट चेयरपर्सन के खिलाफ, मेंबर्स के, ऑफिसर्स के, डायरेक्टर्स के, किसी भी बोर्ड के, ऑटोनोमस बॉडी के, आइदर इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या तो कोई चीज़ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हो, या कोई सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो जो कि 10 लाख रुपए ऊपर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती हो, सबके ऊपर लोकपाल केस चला सकता है। इसी प्रकार से अगर ये चीज़ें राज्य के अंदर हम देखें तो राज्य के अंदर लोकायुक्त वही पोजीशन पे बैठता है जिस तरह से लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठता है। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तक भी केस चलाया जा सकता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत की रैंकिंग 150 पे पहुंच गई है। तो इंडिया रैंकिंग 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से रिलीज़ की गई है, जो एक बहुत ही ख़राब कंडीशन शो करती है कि भारत में जो प्रेस की फ्रीडम है वो बहुत ख़राब है, और इसके वजह से जो सही चीज़ें हैं, जो सही न्यूज़ है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि प्रेस को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तो 3 पिलर हैं डेमोक्रेसी के। साथ ही साथ चौथा पिलर जो प्रेस को कहा जाता है, अगर मीडिया फ्री नहीं होगा, प्रेस फ्री नहीं होगी, तो यानी इससे क्या होगा, इससे लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है GS3 से। अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बात करें तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की न्यूज़ है इंडियाज़ वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट, कि भारत जो है सूखाग्रस्त होने की, ड्रॉट की यानी कि जो कंडीशन होगी, यानी कि जब सूखा पड़ता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंडिया जो है वल्नरेबल है। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जिसने ये रिवील किया है कि मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ रीजन्स दैट आर वल्नरेबल टू ड्रॉट ग्लोबली। तो रिपोर्ट्स ऑल्सो स्टेटेड दैट इंडियाज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो भारत का GDP है वो रिड्यूस हो गया है 2% से लेकर 5% तक बिटवीन 1998 एंड 2017, यानी कि पिछले 19 सालों में अगर देखा जाए, 2017 से अगर हम देखें, 2017 से 19 साल पहले देखें तो भारत की GDP में 2 से 5% की गिरावट आई है। ग्लोबली अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो जो ड्रॉट्स हैं इन द सेम पीरियड कॉज इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $124 बिलियन। तो $124 बिलियन का नुकसान हुआ है पूरे विश्व भर में। दीज एंड अदर ग्लोबल फाइंडिंग्स सेंटर्ड ऑन ड्रॉट वर कोलेक्टेड इन द ड्रॉट इन नंबर्स। तो ड्रॉट इन नंबर्स करके एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है 2022 की, प्रेजेंटेड बाय द UNCCD। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD की जो मीटिंग चल रही है अबिजान कोट d'Ivoire, यानी कि आइवरी कोस्ट जो एक वेस्ट अफ्रीकन देश है, तो वहाँ पे UNCCD की मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो अगर हम ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट देखें कि ये क्या चीज़ है, तो ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट एक कलेक्शन ऑफ डेटा है ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट्स ऑन आर इकोसिस्टम, की ड्रॉट्स का यानी कि सूखे का हमारे इकोसिस्टम पे, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा है उसका, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। एंड हाउ दे कैन बी मिटिगेटेड, उसको कम किस तरह किया जा सकता है। रिपोर्ट ऑल्सो हेल्प्स इन्फॉर्म नेगोशिएशंस
सराउंडिंग की डिसीजंस बाय द UNCCD 197 मेंबर पार्टीज़ एट द COP15। जिस टाइम पे COP15 चल रहा है UNCCD का अबिजान कोट डी आइवोर में। ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन, रिलेटेड आस्पेक्ट्स सच एज लैंड राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और यूथ एम्पावरमेंट, ये भी टॉप कंसिडरेशन है COP15 के। जो नंबर और ड्यूरेशन है ड्रॉट्स का अराउंड द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज बाय एन अलार्मिंग 29% सिंस 2000। तो ये कहा जा रहा है कि 29% से 2000 के बाद से देखा जाए तो 2022 तक आते आते 29% से ज़्यादा ड्रॉट्स की जो संख्याएं हैं वो बढ़ गई हैं। अगर पहले से 100 हुआ करती थी, 100 बार ड्रॉट्स पड़ा करते थे, तो अब 129 बार ड्रॉट्स पड़ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसी भी जगह को। अगर बात करें जाए कि COP15 क्या है, तो UNCCD का जो COP15 है ये फोकस कर रहा है डेजर्टिफिकेशन पे, लैंड डिग्रेडेशन, जो ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, ड्रॉट पे, सूखे पे, विद द थीम। इस बार की थीम क्या थी कॉन्फ्रेंस की? वो थी लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कारसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो लैंड मतलब ज़मीन, लाइफ जीवन, और लीगेसी फ्रॉम स्कारसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, यानी कि कमी से लेके समृद्धि तक, ये इसकी थीम थी। द कॉन्फ्रेंस हैज़ ब्रॉट टुगेदर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, अलग अलग देशों के, प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स आए हैं, सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स आए हैं। तो ये सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। रिपोर्ट का क्या कहना है? रिपोर्ट का कहना ये है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, ड्रॉट कंडीशंस जो हैं वो 216 मिलियन लोगों को माइग्रेशन करवाने पे मजबूर कर देगी 2050 तक। दूसरे प्लेयर्स जो हैं एट प्ले अलॉन्ग विद ड्रॉट कुड बी वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी रहेगी लोगों के पास, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, सी लेवल्स बढ़ जाएंगे, और ओवर पॉपुलेशन तो एक कारण बहुत बड़ा है ही। वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर हज़ार्ड्स हैव अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ ऑल डिजास्टर्स। तो एक तो मौसम का, क्लाइमेट का और पानी के जो हज़ार्ड्स हैं, करीब करीब 50% डिज़ास्टर्स इन्हीं से रिस्पॉन्सिबल हैं, और 45% ऑफ ऑल रिपोर्टेड डेथ्स सिंस 1970, और 45% जो डेथ्स हो रही हैं पूरे विश्व में 1970 से, वो इन्हीं की वजह से हो रही है। द WMO डेटा हैज़ रिवील, जो WMO का डेटा जो है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है, उसने रिवील किया है 9 in 10 ऑफ दीज डेथ्स हैव अकर्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़। 10 में से 9 डेथ्स जो हो रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो सब इसी की वजह से हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है जो रिपोर्ट में निकल के सामने आई है। बिटवीन 2020 एंड 2022, 2 साल में अगर देखा जाए तो 23 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉट की इमरजेंसी फेस करी है। अभी आप समझ सकते हैं जितने भी डेजर्टी वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही मिलेगा। अफ़गानिस्तान, अंगोला, ब्राज़ील, हालांकि ब्राज़ील में अपने आप में रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे, क्योंकि ब्राज़ील बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे बहुत सारा डेजर्ट एरिया भी है, इस वजह से वहाँ पे दिक्कत आ रही है। बर्किना फासो, चिले, इथियोपिया, इराक, ईरान, कज़ाकिस्तान, केनिया, ये कई सारे देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान भी इसके अंदर इंक्लूड है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज अलोन विल कोज 129 कंट्रीज़ टू एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन ड्रॉट एक्सपोजर। 129 देशों के अंदर ड्रॉट एक्सपोजर आएगा, यानी कि ड्रॉट की कंडीशन, सूखी कंडीशंस वहाँ पे आ सकती हैं। मोर देन 1 बिलियन पीपल, यानी 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा अराउंड द वर्ल्ड वो ड्रॉट से प्रभावित हुए हैं 2000 से लेकर 2019 तक, मेकिंग इट द सेकेंड वर्स्ट डिज़ास्टर आफ्टर फ्लडिंग। तो फ्लडिंग के बाद, यानी बाढ़ के बाद, जो दूसरा सबसे बड़ा डिज़ास्टर है वो सूखा पड़ना है। अफ्रीका वॉज द वर्स्ट हिस्ट, अफ्रीका पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इसका, विद 134 ड्रॉट्स, 134 बार ड्रॉट्स आया है, और विद 70 अकर्ड इन ईस्ट अफ्रीका। तो ईस्ट अफ्रीका में जहाँ पे नील नदी बहती है, नाइल रिवर बहती है, तो वहाँ पे 70 बार सूखा पड़ा है। WHO ने नोट किया है दैट ग्लोबली अप्रॉक्सीमेटली 55 मिलियन, यानी 5.5 करोड़ लोगों की बात की जा रही है, वो डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं ड्रॉट से, मेकिंग इट द मोस्ट सीरियस हज़ार टू लाइफ स्टॉक। तो जानवरों को भी इससे दिक्कत आती है, क्योंकि जानवरों को पानी नहीं मिलता या उनको फसलें नहीं मिलती, क्रॉप्स नहीं मिलती। इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट इज़ हाउएवर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस जेंडर्स। तो ड्रॉट का इम्पैक्ट, अब जेंडर के अगर ऊपर हम बात करें कि मेल और फीमेल पे ड्रॉट का क्या असर पड़ रहा है, तो जेंडर्स पे भी देखा जा रहा है कि मेल पर ड्रॉट का अलग प्रभाव पड़ता है और फीमेल का ड्रॉट पे अलग प्रभाव पड़ता है, या ड्रॉट का फीमेल पे अलग प्रभाव पड़ता है। तो रिसर्च शोज़ दैट विमेन एंड गर्ल्स इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र मोर। तो जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो ज़्यादा सफ़र करती हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन लेवल्स में उनका प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि उनसे ही कहा जाएगा कि अगर पानी नहीं मिल रहा है तो आप दूर तक जाएँ और पानी वहाँ से भर के लेके आएँ, तो उनका स्कूल छुड़वा दिया जाएगा और उनको पानी लाने पे मजबूर करा जाएगा। न्यूट्रिशन लेवल पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, सेफ्टी पे, तो मेन की जगह वेमेन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। सभी कंडीशंस में, सभी समाजों में ऐसा देखा जाता है। द बर्डन ऑफ वाटर कलेक्शन ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनली फॉल्स ऑन वेमेन।
तो पानी को इकट्ठा करने का जो बर्डन है वो भी महिलाओं पे आएगा 72% के हिसाब से, और लड़कियों पे आएगा 9% के हिसाब से, और मे स्पेंड अप टू 40% ऑफ द कैलोरिक इनटेक फेचिंग वाटर। तो ये पाया जा रहा है कि महिलाएं 40% जितनी भी वो कैलोरी इनटेक करती हैं, एनर्जी लेती हैं, 40% एनर्जी वो पानी को इकट्ठा करने में, यानी कि दूर से पानी को लाने में ही ख़त्म कर देती हैं। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इफ़ प्रेडिक्शंस आर करेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग रीचेस 3 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, ड्रॉट लॉसेस कुड बी 5 टाइम्स हायर देन टुडेज लेवल। तो ये कहा जा रहा है कि अगर रिपोर्ट सही रही और जो प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं वो सही रहे कि 3 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी 2100 तक आते आते, तो आज जो ड्रॉट पड़ रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा सूखे पड़ेंगे 2100 तक आते आते। तो ये बात कही जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो एरिया जो इससे अफेक्ट होगा वो कौन सा है? वो मेडिटेरेनियन का एरिया है और अटलांटिक रीजन है यूरोप का। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया का जो मेगा ड्रॉट पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा था 2019-20 में, और वहाँ पे वाइल्ड फायर लगी थी, यानी जंगल में आग लगी, जिससे करोड़ों जानवर जो हैं वहाँ पे जलकर मर गए थे। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेगा फायर्स रिजल्टिंग इन वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव लॉसेज ऑफ हैबिटेट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज़। अबाउट 3 बिलियन एनिमल्स वर किल्ड। 3 बिलियन का मतलब हुआ 300 करोड़ से ज़्यादा जानवर वहाँ पर मारे गए ऑस्ट्रेलिया में, और या डिस्प्लेस हो गए ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर में जो 2019-20 में लगी। On a related note, 84% of all terrestrial ecosystems are threatened. According to a 2017 report by the FAO, the percentage of plants affected by drought has more than doubled in the last 40 years। की जो percentage of plants affected by drought, यानी कि वो plants जो सूखे की वजह से affect होते हैं वो डबल हो चुके हैं पिछले 40 सालों में। अराउंड 12 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड आर लॉस्ट, और 12 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो सूखे की वजह से या डेजर्टिफिकेशन की वजह से, यानी कि वो ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन थी वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई है, तो उस ज़मीन का यूज़ अब हम नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति आगे आगे आने वाले टाइम में बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इन्वायरमेंट से न्यूज़ है वापस से, कि पास्ट 7 ईयर्स वार्मेस्ट। तो WMO का कहना ये है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि पिछले 7 साल जो हैं वो सबसे गर्म रहे हैं अब तक के। द पास्ट 7 ईयर्स वर दी वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। तो ऑन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो सबसे गर्म रहे हैं। एंड 2021 डिड नॉट सी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर। लेकिन 2021 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर नहीं रहे बिकॉज ऑफ अ ला नीना इवेंट, क्योंकि ला नीना इवेंट था एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईयर। जब सीज़न स्टार्ट हुआ या 2021 साल जब स्टार्ट हुआ और जब वो ख़त्म हुआ तो दोनों टाइम पे ला नीना इवेंट हो रहा था, जिसके वजह से पैसिफिक ओशन, सेंट्रल पैसिफिक ओशन गर्म था, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ठीक से बारिश हो पाई अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द WMO। तो ला नीना एक कूलिंग ऑफ सरफेस टेम्परेचर है इन द सेंट्रल पैसिफिक। वाइल दिस हैड अ टेम्प्रेरी कूलिंग इफेक्ट, एक टेम्प्रेरी कूलिंग इफेक्ट रहा, इट डिड नॉट रिवर्स द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स। लेकिन एक कुछ टाइम के लिए कूलिंग इवेंट तो रहा, लेकिन ये परमानेंटली नहीं कर पाया कि परमानेंट जो या ओवरऑल ट्रेंड जो है टेम्परेचर राइज होने का वो तो होता ही रहा, लेकिन ला नीना की वजह से फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव वहाँ पे पड़ा है। ग्लोबल एवरेज, अगर हम एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर देखें 2021 में, वो 1.11 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। ये जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे 1.11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा ही रहा है, उसमें प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं। मार्च के महीने में देखा ही गया था कि रिकॉर्ड हीट रही है, यानी कि जो गर्मी थी, जो हीट थी मार्च 2022 से वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। रिपोर्ट कम्स इवन एज नॉर्थ, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया की, जो नॉर्थ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है और वेस्टर्न इंडिया है, रील अंडर एन ऑनस्लॉट ऑफ प्री मानसून हीट वेव्स की हीट वेव्स चली पूरे भारत में इन मार्च ब्रीचिंग सेंचुरी ऑल रिकॉर्ड्स की। जो भारत में जो मार्च और अप्रैल में जो टेम्परेचर रहे वो पिछले कई दशकों में या कई सेंचुरीज़ में जो टेम्परेचर हुआ करता था उन सब टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। 4 की क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स हैं कि जिससे हम ये पता चला सकते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहला जिसके अंदर आता है ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन, फिर आता है सी लेवल का राइज, एक आता है ओशन हीट, ओशन में हीट कितनी है, और ओशन एसिडिफिकेशन। तो एक्सट्रीम वेदर लेड टू इकोनॉमिक डैमेज। अब जो एक्सट्रीम वेदर होगा, मान लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़े या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, तो ये दोनों ही कंडीशंस ख़राब हैं, लेड टू इकोनॉमिक डैमेज। अब इससे इकोनॉमिक डैमेज भी होता है एस्टिमेटेड एट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ट्रिगर्ड शॉक्स फॉर फूड, वाटर सिक्योरिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दैट वर्सनड इन 2022। तो जो इकोनॉमिक डैमेज है, एक्सट्रीम वेदर है, वो भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट रखता है इकोनॉमी पे, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। बाहर धूप में जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनसे जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, इस वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा
कम हो जाएगी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि ₹138 करोड़ दिए जा रहे हैं अपग्रेड करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी की न्यूज़ है कि 138 करोड़ रुपए लगा के इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो भारत का एक खुफिया विभाग है वो काउंटर टेररिज्म ग्रिड को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। मूव कम्स मंथ्स आफ्टर अमित शाह, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, रिव्यूड द फंक्शनिंग ऑफ द मल्टी एजेंसी सेंटर। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किए हैं 138 करोड़ रुपए कि टेक्निकल अपग्रेड करना है इंटेलिजेंस ब्यूरो के टीम में। द फंड्स आर मेंट टू अपग्रेड द मल्टी एजेंसी सेंटर, जो MAC है, एक कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड अंडर द IB कॉन्सेप्शलाइज्ड इन 2001 आफ्टर द कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर के बाद इसको कॉन्सेप्शलाइज किया गया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर एक मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया जाएगा, तो उसको अपग्रेड करने के लिए 138 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। द मनी वाज सैंक्शन मंथ्स आफ्टर यूनियन होम मिनिस्टर एंड अमित शाह रिव्यूड द फंक्शनिंग ऑफ द MAC। तो उन्होंने जब रिव्यू किया था मल्टी एजेंसी सेंटर का विद स्टेट DGP, the IB, the Army and other security agencies in a pan-India meeting in January, stressing on the need for better coordination, कि एक नीड है कि हम बेटर कोऑर्डिनेट करें एंड सिनर्जी अमंग दी सेंट्रल एंड स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज। आइडिया जो है MAC के पीछे वो ये है कि हम एक क्रिएट करें कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑन टेररिज्म, की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाए टेररिज्म पे कि कहाँ कहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन कौन टेररिस्ट्स हैं, इन सब का डेटा एक साथ कोलेट किया जा सके, एक साथ इकट्ठा किया जा सके एंड एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, और ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करें जहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन को हम एनालाइज कर सकें ऑन टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़, की जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सबको एनालाइज किया जा सके। MAC हैड द मेन सर्वर इन दिल्ली, MAC का जो मेन सेंटर होगा वो दिल्ली में है, विच इज़ लिंक टू द सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर अंडर दी सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो इन ऑल स्टेट्स, क्योंकि सभी स्टेट्स में एक तो मेन IB का ऑफिस दिल्ली में है, उसके बाद सभी IB के जो ऑफिस हैं, सब्सिडरी IBs के जो ऑफिस हैं वो सभी स्टेट्स में हैं। तो सभी स्टेट्स से उस सेंटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा मल्टी एजेंसी सेंटर को, जिससे सभी डेटा कोलेट किया जा सके, सभी डेटा इंटरलिंक्ड किया जा सके। प्लान्स आर नाउ अफूड टू लिंक इट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ द SP। तो अब ये बात की जा रही है कि जो प्लान वो ये है कि इस लिंक को या इस मल्टी एजेंसी सेंटर को लिंक कर दिया जाएगा, जो SP होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उससे भी उसको लिंक कर दिया जाएगा। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज डू नॉट हैव इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स। अब देखिए बात क्या है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स नहीं है, इट कैन ओनली बी डन बाय द लोकल पुलिस। तो किसी भी राज्य की पुलिस के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो अगर MAC को लिंक कर दिया जाएगा SP के ऑफिस से, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन टेरर कैन बी फेड इन द सिस्टम, की जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है टेरर पे वो वहाँ पे दी जा सकती है इन द सिस्टम, लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ टेरर डेटाबेस, जिससे जो टेरर का डेटाबेस है उसको एक्सपेंड किया जा सके और सभी इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फ्रॉम न्यूट्रिशन टू ट्रेडिशनल विजडम। तो अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो कंट्री में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक जीन बैंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो बहुत महाराष्ट्र जो है बहुत अच्छे काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक जिवाला स्कीम चलाई गई थी प्रिजन्स के लिए, कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो किस तरह से जेल में रहते रहते अपनी फैमिली के लिए एक लोन ले सकते हैं। तो जिवाला स्कीम के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि वहाँ पे वो लोन देंगे टू द जेल इनमेट्स। उसके बाद अब कंट्री में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक जीन बैंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, विच रिसीव्ड द अप्रूवल ऑफ द स्टेट कैबिनेट एंड इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द स्टेट। और वो पूरे राज्य भर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट कैन ऑल्सो स्काउट एंड इंट्रोड्यूस क्रॉप कल्टिवर्स एंड लाइफ स्टॉक ब्रीड्स फॉर बेटर एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट कवर्स ऑल स्ट्रीम्स ऑफ प्योर साइंस, की प्योर साइंसेस की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं सबको कवर करेंगे, सोशल साइंसेस तक, इन अ बिड टू सेव बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इनिशियली इसको सेंक्शन किया गया था 5 सालों के लिए अप टू मार्च 2019, यानी कि मार्च 2019 तक के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आफ्टर अ कपल ऑफ एक्सटेंशंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, प्रोजेक्ट केम टू अ कंक्लूजन ऑन December 31, 2020। तो 31 दिसंबर 2020 तक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। 7 मेजर एरियाज़ थे प्रोजेक्ट के। एक तो था एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। देखिए एक एक्स सितु होता है, एक इन सितु होता है। इन सितु का मतलब क्या होता है कि जो उसका नेचुरल हैबिटेट है आप वहीं पे उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एक्स सितु का मतलब क्या होता है कि आप इसको कहीं बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक्वेरियम बनाते हैं तो जो एक्वेरियम होता है मछली को रखने के लिए वो उसका एक्स सितु कंजर्वेशन होता है। ऑन फार्म कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर ऑन फार्म यानी फार्म पे हम कंजर्व करेंगे लाइफ स्टॉक की जेनेटिक डाइवर्सिटी को। कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज़ किसका, फिशेस का, शेलफिश की डाइवर्सिटी।
कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड्स का कंजर्वेशन करेंगे, सवाना की बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे, इको रिस्टोरेशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स लैंड्स, एम्प्लॉइंग अ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ सस्टेनिंग एंड इकोनॉमिक प्लांट स्पीशीज़ एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ऑफ द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि इन सब चीज़ों से जितनी भी ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और इन सब चीज़ों की जो डाइवर्सिटी है, इन सबको जब कंजर्व करेंगे, इन सब का जब जीन्स लेंगे, तो उससे एक जीन एडिटिंग बैंक बनाया जा रहा है, जिससे कि क्या होगा कि न्यूट्रिशन तो है ही, साथ साथ इससे जो विजडम है वो भी जनरेट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डिफेंस से कि इंडिजिनस आर्टिलरी गन पासिस वैलिडेशन ट्रायल्स। तो भारत में बनी जो आर्टिलरी गन्स हैं वो वैलिडेशन ट्रायल्स को पास कर जा रही हैं। तो इंडिजिनस एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछ लेता है इसको, जिसको डेवलप किया जा रहा है DRDO के द्वारा जॉइंटली विद द प्राइवेट इंडस्ट्री। तो DRDO इसको डेवलप कर रहा है विद द प्राइवेट इंडस्ट्री, क्रॉस्ड अ माइलस्टोन दिस वीक बाय सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द वैलिडेशन ट्रायल्स। ये वैलिडेशन ट्रायल्स जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है। जो वीक लॉन्ग प्रिलिमिनरी सर्विस थी क्वालिटी रिक्वायरमेंट वैलिडेशन रिट्रायल्स वर कंडक्टेड एट द पोखरन। तो पोखरन फील्ड रेंज में उसको कवर किया जा चुका है। ATAGS जो है ये 155 मिलीमीटर की 52 कैलिबर की हैवी आर्टिलरी गन है, जिसको जॉइंटली डेवलप किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने। ये एक लैब है DRDO की, इसके साथ और जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो ये भारत फोर्ज और टाटा ग्रुप के साथ। इसकी 45 किलोमीटर की रेंज है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स टू मेक GST रिलेटेड लॉज। इंडियन इकोनॉमी से न्यूज़ आ रही है GST से। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि सेंटर और स्टेट के पास इक्वल पावर्स हैं कि वो GST में रिलेटेड लॉज को बना सकते हैं। तो इट कन्फर्म्स गुजरात हाई कोर्ट रूलिंग दैट गवर्नमेंट कैन नॉट लिवाई GST ऑन ओशन फ्रेट इम्पोर्ट्स। तो इसमें यह भी कन्फर्म किया जा रहा है कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट GST नहीं लगा सकती ओशन फ्रेट के इंपोर्ट्स पे। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास इक्वल और साइमल्टेनियस और यूनिक पावर्स हैं कि वो लॉज बना सकते हैं GST पे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द GST काउंसिल एंड नॉट बाइंडिंग ऑफ देम, और ये उन पे बाइंडिंग नहीं है। द कोर्ट एम्फेसाइज दैट आर्टिकल 246A विच गिव्स द स्टेट्स पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू GST ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट द यूनियन एंड द स्टेट्स एज इक्वल यूनिट्स। की यूनियन अलग है और स्टेट अलग है और दोनों सेपरेटली इक्वल यूनिट्स हैं और कोई भी कानून बना सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि GST के लिए जो कानून बनाने की पावर है वो आर्टिकल 246A में है, इतना आपको ध्यान रखना है। इट कन्फर्स अ साइमल्टेनियस पावर ऑन यूनियन एंड स्टेट्स फॉर एनेक्टिंग लॉज ऑन GST। आर्टिकल 279A इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द GST काउंसिल, और GST काउंसिल किस आर्टिकल से बना है? आर्टिकल 279A से बना है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है कि अगर हम प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देखें कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रसेल्स बेल्जियम में। और नेक्स्ट है अगर हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखें तो बॉक्सर निखत जरीन हैं, उन्होंने क्लिंच किया है कोवेटेड गोल्ड इन द फ्लाईवेट डिवीजन विद अ फेसाइल 5-0 विन। तो निखत जरीन जो हैं उन्होंने बॉक्सिंग में अवार्ड जीता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस की क्लब में देखा जाए तो मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन जिनको गोल्ड मेडल मिला है, फिर सरिता देवी हैं, जेनी RL है और लेखा केसी हैं, तो इनको गोल्ड मेडल मिला है, इतना आपको पता होना चाहिए। बस ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एंड दैट्स ऑल। तो ये थी आपकी 24 मई की करंट अफेयर्स न्यूज़। गाइस को पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।